एक बार फिर से स्वागत है आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, और उसी के साथ सेलों के संयोजन को भी समझेंगे और वो क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे आपको, है ना। तो पहले सॉल्व करते हैं। चलो एक बार लिख देते हैं, आप इसे लिख भी लेना। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर का, है ना। सेल के टर्मिनल विभवांतर आपको याद हो अगर अच्छे से, तो टर्मिनल विभवांतर को V से लिखते हैं। किस अक्षर से? V से। सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल लिखे चाहे हम EMF लिख लें। क्या लिख लें? EMF। पहले चैप्टर में हमने इस पे बात किया था। सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा EMF व आंतरिक प्रतिरोध आपको अच्छे से याद होगा। आंतरिक प्रतिरोध को हमने स्मॉल r से लिखा था, छोटू r से, है ना। वह r में संबंध। तो ये आपके लिए बहुत काम का डेरिवेशन है ना। इस चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल फार्मूले से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो एक बार रिपीट कर लो अच्छे से। सेल के टर्मिनल विभवांतर V, EMF का मतलब कैपिटल E, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटू r में संबंध, है ना। तो सबसे पहले इसका सर्किट समझते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। हमने लिया एक सर्किट और इसमें लगाया एक सेल। आपको याद होगा सेल को सही रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था, मींस उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस वैद्युत वाहक बल, और ये वाला है छोटू r अपना, है ना। ठीक, ये एक कुंजी की सहायता से, है ना, क्योंकि कुंजी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सर्किट के लिए। बाह्य सर्किट R में करंट डाल रहा है और इस करंट को हम एक डिवाइस की सहायता से माप रहे हैं और उसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो बाह्य सर्किट है अपना, जहां करंट जा रही है, उसको हमने कैपिटल R से डिनोट करा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें, क्या अपने को टर्मिनल विभवांतर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस कितना विभवांतर, आपको याद होगा किसी भी सर्किट में जो हम एकांक सर्किट को सॉल्व करते थे तो उसको वैद्युत वाहक बल से नहीं बल्कि उसे टर्मिनल विभवांतर से सॉल्व करते थे। इसका मतलब इसके बीच का जो विभवांतर है वो ये है। तो हम इसको किस प्रकार रेडी करेंगे? वोल्टमीटर से। काहे से रेडी करेंगे? वोल्टमीटर से। मींस इसके विभवांतर को, R के सिरों के बीच कितना विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चीज को रीडिंग करेंगे वोल्टमीटर की सहायता से। किससे? तो V जो लगा है वो वोल्टमीटर एक है और एक क्या है? अमीटर है, जिसके हम करंट मापेंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। क्या यहां से मान लेते हैं करंट पास होगा I, करंट कितना? I, है ना। अब आपको याद ही होगा जब सर्किट क्लोज होता है देन उसमें करंट आती है, और अगर सर्किट क्लोज नहीं मींस ओपन है देन करंट जीरो रहता है। ये चीज कौन सी आफत लगी है? कुंजी लगी है। कुंजी का सिंपली मतलब है आपके घर का स्विच। जब वो ऑन होता है, जब स्विच ऑन होता है तभी तो करंट जाता है। तो कुछ बातें और लिख ली जाएं और आपको में भी याद होंगी, और नहीं याद है तो इन्हें याद रखना नेक्स्ट टाइम। स्विच ऑन को ही फिजिक्स की भाषा में या यहाँ पर हम ये कहते हैं कुंजी बंद। स्विच ऑन को हम क्या बोलेंगे? कुंजी बंद। और तो दूसरा बोलो क्या होगा? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ को क्या बोलेंगे? कुंजी खुला या कुंजी खुली। समझ आ गया ना? ठीक, दूसरी एक चीज और रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। जो आप सामने देख रहे हैं ये कुंजी बंद का है, अगर हम यहाँ से डॉट हटा दें तो ये कुंजी खुले का हो जाएगा, जो कि तुमने कक्षा 10 वगैरह में तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक, और इतना तो हम सभी से उम्मीद करते हैं कि इतना आप सभी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये अपनी कुंजी बंद है, तो जाहिर सी बात इसमें करंट फ्लो करेगा, और उस करंट की रीडिंग कौन देगा? एक अमीटर देगा जो एम्पियर में करंट निकालेगा। ठीक, अब हम समझते हैं एक्चुअल में हम इसमें लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें संबंध लगाने के लिए। ठीक, तो यहां से पहले देखते हैं कि जो वैद्युत वाहक बल है वो कितना है, यानी टोटल सर्किट का जो मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है अपना ताकत, वो कितनी है ना। तो इसके वैद्युत वाहक बल को डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं? E बराबर WQ। E बराबर WQ, क्योंकि आपको याद ही होगा ये, सॉरी W ठीक तो लिखा है, W बराबर E बराबर W अपान Q। अब ठीक है,
E बराबर W अपान क्यू, यानी सर्किट ने टोटल ईएमएफ कितना जनरेट करा, W अपान क्यू। अगर हम ये थोड़ी देर के लिए समझें कि यहाँ से कितना कार्य किया गया, मीन्स सेल ने कितना काम किया, तो सेल ने कितना काम किया होगा, सोचो एक बार, क्या W बराबर E क्यू, क्योंकि ये W अपान क्यू है, तो जब W की वैल्यू निकालेंगे तो E मल्टीपल क्यू हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि ये चार्ज इसमें T टाइम तक जाता है, ये चार्ज इस सर्किट में, बाय सर्किट में T टाइम तक अगर जा रहा है, तो इसका मतलब एक करंट बनाएगा, और उस करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, क्या EIT। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्यू का आप सभी एक फार्मूला जानते हैं, IT, क्यू बराबर IT, क्योंकि I बराबर क्यू अपान T होता है। तो सर्किट ने या सेल ने टोटल कितना काम किया, W बराबर EIT, W टोटल कितना है, EIT। अब अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो दो जगह खपत हो रहा है ना, एक तो इस वाली लाइन में और दूसरा इस लाइन में, है ना। हम इसको मान लेते हैं बाय सर्किट और इसको ऐसे, सॉरी इसमें ना समझ करके इसको ही समझा देते हैं। ये वाला हो गया बाय सर्किट, मींस बाय सर्किट में कितनी ऊर्जा का लॉस करेगा, और आपको याद होगा इसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस है, तो अपने अंदर खुद कितने लॉस कर जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखना, अब हम निकालते हैं आर वाले में जब करंट जाएगी तो W बाय कितना होगा, है ना। तो W बाय का एक्चुअल मतलब सिर्फ ये है कि बाय सर्किट में कितना काम किया गया, तो बाय सर्किट में कितना काम किया गया, तो W बाय बराबर, क्या इसमें करंट I है, इसमें करंट I है, और वो T टाइम तक है, कितने टाइम तक है, T टाइम तक। तो क्या आंख बंद करके एक फार्मूला पीछे चैप्टर से लिखा जा सकता है, I²RT। उम्मीद करते हैं ये बात आपने पीछे पढ़ी भी थी, ठीक। तो जो W बाय लिखा एक्चुअल में वो R में वे ऊर्जा है या वे किया गया कार्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चूंकि सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो उसका घोल भी तो थोड़ी बहुत ऊर्जा का लॉस कर जाएगा, और जब वो थोड़ा बहुत खुद का ऊर्जा का लॉस करेगा तो हम उसे बोलेंगे W आंतरिक, W आंतरिक। आप सिंपली समझो तो हम कह सकते हैं चूंकि उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो बताओ हम क्या आराम से लिख सकते हैं इधर I²RT, I²RT, बट कौन सा वाला, स्मॉल आर, कौन सा, स्मॉल आर। W यहां पर कितना है, I²RT कैपिटल आर है, और चूंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसलिए W आंतरिक कितना लिखा गया, I²RT। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। यानी इस टोटल W का दो जगह वर्क है, एक तो बाय सर्किट में और दूसरा खुद के अंदर। तो अब लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी जानते हैं, केवल और केवल रूपांतरण संभव है, हम उसे ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा इन दोनों फंक्शनों के सम के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहां लिख देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या E बराबर E बाय प्लस E आंतरिक, खत्म। बस सॉल्व करना है इसको, है ना। तो ध्यान से देखना, E की वैल्यू बोलो कितनी है, अरे यार W लिखना है मुझे। एनर्जी कंजर्वेशन से हम सूत्र लगाते हैं और फार्मूला W का लिख रहे हैं, ठीक है। W बराबर W बाय प्लस W आंतरिक, ठीक। ध्यान से देखना, अब W की वैल्यू बोलो कितनी है, EIT। इसकी वैल्यू I²RT, यहां से बोलो I² स्मॉल RT, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक। अब अगर कुछ कर सकते हो तो कर दीजिएगा। ध्यान से देखो तो IT यहां से कॉमन करके काट सकते हो, है ना। तो EIT बराबर, यहां से IT कॉमन ले लो, तो क्योंकि IT यहां पर भी है तो IT काट देंगे, है ना। यहां पे बोलो क्या बचेगा, I और T कॉमन कर लिए तो IR बच गया, क्या बच गया, IR प्लस यहां पे बोलो IR। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक। अब ध्यान से देखना, क्या IT से IT मर जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, या तो आपको ओम का नियम, क्या आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा, V बराबर IR, V बराबर IR, है ना।
चलो बताओ क्या लिखें इसे, क्या इसे लिख सकते हैं E बराबर V माइनस, कुछ गड़बड़ करा है यार, ठीक तो है यार, E बराबर V प्लस आई आर, E बराबर V प्लस आई आर, पर मुझे लिखाना है टर्मिनल विभवांतर। कौन सा? टर्मिनल विभवांतर। तो हम बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं V बराबर E माइनस आई आर। क्या यहां तक सभी को आया? बस खत्म, ये अपना सूत्र है, V बराबर E माइनस आई आर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर हमने कुछ नया नहीं करा है, क्या ये वाला फंक्शन आपको पहले से याद था? इस वाले समीकरण को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने यहाँ से टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू निकाल दी, E माइनस आई आर आ गया। आपको यही निकालना पड़ता है। अब इसकी कुछ खास स्थितियां भी हैं, तो स्थितियां पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको और पढ़ाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसे इरेज करते हैं, इसको याद रखना अपना। क्या दिख पा रहा है सभी को? गुड, ठीक। तो फाइनल समीकरण है V बराबर E माइनस आई आर। और ध्यान से अगर देखो तो ये समीकरण तब की है जब सेल से करंट बाय सर्किट में जा रही है, मींस सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो ये वाला फंक्शन याद रखना सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्थितियां पढ़ लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। पहली, जब परिपथ खुला हो, पहली स्थिति है जब परिपथ खुला हो, ठीक। अच्छा, जब परिपथ खुला होगा तो इसका सिंपल मतलब है कि I 0 हो जाएगा। I कितना? 0। अच्छा, I 0, तो यहां पे रख के देखो, I की वैल्यू 0, तो 0 इंटू कोई नंबर 0, और E से जब 0 घटाएंगे तो E बच जाएगा। मींस इस केस में जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो EMF के बराबर होगा। यानी अगर हम ये कहें यहां से सर्किट खुला है, मींस कुंजी बंद है, सॉरी कुंजी खुला है, तो क्या करंट पास करेगा? बिल्कुल नहीं पास करेगा। इसका मतलब जितना आंसर इसका होगा उतना ही आंसर इसका होगा। ये बात पहले पॉइंट से एक दो न्यूमेरिकल में सॉल्व कर देंगे। बोला जाएगा जब परिपथ खुला हो तो टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू ये है, इसका मतलब है कि टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर, यानी वो उस केस में दोनों वैल्यू अप्रॉक्स होंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब करंट हो और जब करंट होगी तो जाहिर सी बात इसमें पास होगी। जब परिपथ बंद हो, और एक्चुअल में ये भी फंक्शन है, और भी निकाल सकते हैं। जब परिपथ बंद हो तब तो ये आंसर है ही, पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, जब परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो इसका मतलब जो I बराबर होगा वो आंसर होगा, और आंसर होगा तो जाहिर सी बात है V अपान R होगा, V अपान R होगा। अब हम यहाँ पे V की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या V बराबर आई आर लिख सकते हैं? V बराबर आई आर, चलो लिखते हैं। V की जगह क्या लिख दो? आई आर, तो यहाँ पे V तो है इस फंक्शन में, तो चलो लिखते हैं। इसे बना लेना समीकरण 1 ताकि लिखने में आराम हो जाए, है ना। तब समीकरण 1 से, और ध्यान से अगर बाबू देखो तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, तब समीकरण 1 से, है ना। और 1 में ही तुमने I की वैल्यू 0 रखी है तो ये आंसर आ गया। यहाँ भी हम समीकरण 1 से लगा देते हैं कि V की वैल्यू बोलो कितनी है? आई आर है, कितनी है? आई आर बराबर बोलो E माइनस आई आर। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो कि हम इस आई आर को इधर ले आए तो आप कहोगे बिल्कुल, तो आई आर प्लस आई आर बराबर बोलो क्या हो जाएगा? E। अब ध्यान से देखो तो I कॉमन है, I कॉमन है तो अंदर बोलो क्या हो जाएगा? R प्लस R बराबर में क्या? E। अब ध्यान से देखो तो क्या हम I का एक फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से करंट कितनी निकलेगी बोलो? क्या करंट ये निकलेगी R प्लस R, खत्म। क्या बात समझ में आ गई? तो जब परिपथ बंद होगा तो उसमें करंट आएगी, और करंट आएगी तो फिर हम उसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो करंट का फार्मूला निकलेगा I बराबर E अपान R प्लस R, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एज अ श्रेणी क्रम में वर्क करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बातें और निकाल देते हैं। क्या हम I की वैल्यू तो एक पता ही मुझे V अपान R, तो क्यों ना अगर हम ये वाली वैल्यू भी यहाँ रख करके देखें तो कुछ नया मिल जाएगा। और वो नया कुछ मिलेगा नहीं, सिंपली हम उसको किसी एक सूत्र के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अरे न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी उन चीजों को बता सकते हैं, ठीक है।
पर हम चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा एक सूत्र और भी पढ़ लीजिए। कुछ मत कीजिए, आई की जगह पर v अपान आर लिख दीजिए, आई की जगह पर v अपान आर, उनकी ध्यान से तुलना कर दो बस। मान लो समीकरण दो, इनकी आर से तुलना कर दो, तो बोलो हम क्या ये लिख सकते हैं v अपान आर बराबर e अपान आर प्लस आर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या इस वाले फंक्शन को इधर ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं r प्लस आर अपान आर बराबर में e अपान v। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है वास्तव में, एक्चुअल में ये वाला r दोनों के नीचे है, r बटे आर प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल आर। तो r बटे आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल आर। क्या आप इसे ये लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बराबर e अपान v, e अपान v। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं बस। ठीक है, यानी ये वाला जो सूत्र है तो हम उसको किसके सिंपल चरण में लिखना चाह रहे हैं? आर के चरण में। किसके चरण में? आर के चरण में। ठीक। तो ध्यान से देखो, ये वाला 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं e अपान v माइनस 1, e अपान v माइनस 1, और ये बचेगा क्या? स्मॉल r बटे कैपिटल आर। अब मुझे मान लो स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? क्या ये वाला r इधर मल्टीपल में चला जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा, e अपान v माइनस का 1। तो एक अपने पास सूत्र आ गया नया नया सा एकदम, और ये हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और कई न्यूमेरिकल में ये काम करेगा। ठीक है ना? ये स्मॉल r निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R e बटे v माइनस 1, है ना? और चूंकि रेजिस्टेंस है तो मात्रक जो रहेगा वो ओम होगा। क्या रहेगा? ओम। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। एक फार्मूला और है, थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना। अभी अभी हमने जो सूत्र निकाला वो ये था, v बराबर e माइनस आई आर, v बराबर e माइनस आई आर। अब चूंकि ये फार्मूला कब का है? जब ये सेल करंट दे रहा है, मीन जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तब टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू कितनी है? e माइनस आई आर। अगर तुम इस केस को बहुत बारीकी से देखना जानते हो तो क्या इस केस में जो v है वो स्मॉलर है किससे? e से। यानी जब सेल डिस्चार्ज होता है उस केस में टर्मिनल विभवांतर इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से कम होता है। सिंपल समझो है, E से जब IR घटा रहे हैं तब V की वैल्यू E के बराबर है। इसका मतलब है E की वैल्यू ज्यादा है। E की वैल्यू कब ज्यादा है? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और फिर याद करो आप, जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें क्या उसे चार्ज भी करना पड़ेगा, और जब चार्ज करना पड़ेगा तो जो करंट आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें प्लस टू माइनस जा रहा था, सेल के बाई इलेक्ट्रोडों में प्लस टू माइनस था, पर जब हम सेल को ही चार्ज करेंगे, यानी जब नहीं कहते बैटरी डाउन हो गई चलो बैटरी भरा लेते हैं चल करके, उस बात पे बात कर रहे हैं, तब क्या होगी? जो करंट होगी वो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर हो जाएगी, तो देन वो करंट माइनस में आ जाएगी। तो माइनस, और ये पहले से फंक्शन माइनस है तो करंट माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब अब जो टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू आएगी वो ये आएगी E प्लस आई आर। याद रखना ये जब तब की वैल्यू जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज हो रहा है, और ऊपर वाला फार्मूला तब का है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, बेसिक बातें याद रखना है। V बराबर E माइनस आई आर हम तब लगाएंगे जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, मीन सेल से करंट बाय सर्किट में जा रही हो, पर सेल द्वारा सेल ही जब चार्ज हो रहा हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? V बराबर E प्लस आई आर। अगर इस फंक्शन को बहुत ध्यान से देखें आप तो क्या V ग्रेटर है E से? बस दो चीजों पे थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छे से। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू ईएमएफ से कम होती है, पर जब सेल चार्ज होता है उस केस में टर्मिनल विभवांतर ग्रेट होता है, बड़ा होता है किससे? ईएमएफ से। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेलों के संयोजन की। सेलों के संयोजन की, सेलों के संयोजन की बात करना क्यों जरूरी है? सिंपल समझो आप। अच्छा, हमें सेल से करंट मिलता है ये बात हम जान रहे हैं, पर अगर क्या हो मुझे करंट ज्यादा चाहिए हो, हमें करंट ज्यादा चाहिए हो, और करंट अगर हमें ज्यादा चाहिए हो तो जाहिर सी बात है हमें सेलों को जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेल का क्रम बेटर होगा, श्रेणी क्रम बेटर होगा, समांतर क्रम बेटर होगा या मिश्रित बेटर होगा। तो आपको बताते चले कि आपके सिलेबस में 2024 बोर्ड के लिए दो ही पैटर्न है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। पुराने वाले बुक में मिश्रित भी होता था, है ना, पर हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस ही पढ़ लो जितना है आपका। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग होने वाली है वो ये है, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, और इसमें हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम है और दूसरा कौन सा? समांतर, है ना।
तो सेलों के संयोजन में कितने टॉपिक होने वाले हैं? 2, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सेलों के संयोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? बैटरी। क्या रखेंगे? बैटरी। यानी बहुत सारी ये प्लेटें आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगी? बैटरी। और ये बात तो आप जानते भी होंगे, बैटरी नहीं 5 प्लेट, 7 प्लेट, 9 प्लेट, 11 प्लेट, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में उस बैटरी में जो 5 प्लेट बोली जा रही है एक्चुअल वो सेल की प्लेट है, ठीक है ना। तो उसमें 5 प्लेटों का ग्रुप है, 10 है, 100 है, कुछ भी लगा लो आप। अब जितना बढ़ाते रहेंगे उतनी बड़ी बैटरी बढ़ती जाएगी और बैटरा बनता जाएगा, है ना, और वो ऊर्जा ज्यादा देगा। ठीक, चलो इतनी बातें अपने को समझ आ गई कि बैटरी क्या है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब अपने को यहाँ पे जोड़ने के 2 प्रोसीजर पता है, कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं श्रेणी क्रम और दूसरी बार समांतर क्रम। तो हम इसे नाम दे देते हैं ए टॉपिक और इसे नाम देते हैं बी टॉपिक। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो ए टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? ए टॉपिक। तो पहले समझते हैं इसके डायग्राम को, ठीक, ध्यान से देखना आप। हमें सेलों को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये एक सेल है। क्या यहां तक कहानी समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। और सेलों के जो ईएमएफ वगैरह और आर वगैरह सब कांस्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है ना। जोड़ते कैसे? इन पहले 2 को समझ लो ध्यान से, क्योंकि जो 2 में समझ गए आगे सब वही हो रहा है। छोटे डंडे को माइनस, बड़े वाले को प्लस। आपको याद होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, हमने कहा इसका जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेम कहानी आगे भी है, सभी के ईएमएफ ई है और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक। ये छोटू डंडा माइनस और ये बड़ा डंडा प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जोड़ने का सही क्रम में थ्योरी क्या लिखेंगे वो समझ लो। श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल का रेड टर्मिनल, छोटा वाला डंडा का है माइनस का है, रेड टर्मिनल अगले सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा रहता है। बस ये लाइन याद रखनी है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में हम सेलों को इस प्रकार लगाते हैं कि प्रत्येक सेल का माइनस टर्मिनल अगले सेल के प्लस टर्मिनल से जुड़ा रहता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे आप और भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, क्या फिर से वही हमने किया? ये ई और ये है आर, ठीक। ज्यादा का कुछ मत करो, 3 जोड़ लिए बहुत है। समझ आया सभी को? बहुत बढ़िया। ये रहा अपना कुंजी और ये रहा अपना बाय सर्किट, जहां पर ये करंट ला रहा है, जहां पर ये करंट ला रहा है। अब बहुत ज्यादा यहाँ पर मीटर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसमें जो करंट पास हो रहा है वो आई है, करंट पास हो रहा है वो आई है। अब ध्यान से सुनना, कुछ बातें आपको पहले से पुरानी याद होनी चाहिए। अगर हम तुमसे पूछें इस सेल का रेजिस्टेंस कितना है, मींस आंतरिक प्रतिरोध कितना, तो आप कहेंगे देखो आर अगर 3 ही जुड़े हैं तो 3 आर है, पर हमने इसको n टाइम के लिए जोड़ा है। कितने टाइम के लिए? n टाइम, मतलब बहुत सारे सेल हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे सेल हैं, क्योंकि सेलों के ग्रुप से हमने बैटरी बना ली है। तो ये बहुत सारे सेलों को हमने जोड़ना, और जोड़ने का तरीका हमेशा याद रखना, माइनस से प्लस जुड़ेगा। अगर तुमने माइनस से माइनस जोड़ दिया तो सेल का वैल्यू घट जाएगा, सेल का वैल्यू घट जाएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो अगर तुमसे पूछे सेल का टोटल विद्युत वाहक बल कितना है, तो ई एन टाइम, तो आपको याद होगा अगर मुझे इसका विद्युत वाहक बल निकालना हो या वोल्टेज निकालना हो तो क्या श्रेणी क्रम में वोल्टेज सभी जुड़ जाते थे। आपको याद होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करके, तो वही तो चीज लिखी है, क्योंकि ये भी एक अदिश राशि है। E बराबर E1 प्लस E2, तो E1 E2 सबके मान तो E है, इसका मतलब सभी वैल्यू NE के बराबर होंगे। कितने टाइम के? NE। और उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो NR है। कितना है? NR। और ये वाला R इस वाले के साथ कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो NR प्लस कैपिटल R है, NR प्लस कैपिटल R है। बस ये चीज नोट करनी है, ध्यान से देखना है। तो हम यहां से नोट करते हैं कुल ईएमएफ, सर्किट का कुल ईएमएफ, तो कितना है बोलो? NE, NE, ठीक, बहुत बढ़िया। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, उसकी वैल्यू बोलो NR, क्योंकि बहुत सारे R जब जोड़ेंगे तो नंबर में R आ जाएगा, तो हमने N जोड़े इसलिए NR हो गया, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में आपको सूत्र याद होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, है ना। अब हम तुमसे कहें कुल प्रतिरोध, तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? क्या NR प्लस कैपिटल R,
क्योंकि इस आर के साथ ये बाकी के सब कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो एन आर प्लस कैपिटल आर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा एक पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था करंट का, I बराबर ई अपान आर प्लस आर सी, यानी हमें इस फार्मूले से कॉपी मारनी है। ठीक, चलो मारते हैं, और कॉपी मारने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना। चलो लिखते हैं, करंट तो इसमें आई जा रहा है, करंट कितना आई, तो इसको तो आई लिखा रहने दो। ई की वैल्यू बोलो कितना लिखें, क्या एन ई लिखें, आर की वैल्यू तो आर ही है, अरे ये समझो टोटल रेजिस्टेंस लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये अपना एक फार्मूला आ गया, यही सूत्र है, आई बराबर एन ई अपान एन आर प्लस आर। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हो, उस चीज को ध्यान से देखना। देखो हर बार केवल दो ही स्थितियां पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, देखो हम सभी समझ रहे हैं, करंट वेरिएबल होगा रेजिस्टेंस के साथ, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। अब रेजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा लेंगे और आई चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम ई को घटा बढ़ा इसलिए नहीं सकते, आपको याद होगा प्रत्येक एक सेल के लिए जो ई था वो कांस्टेंट था, एक सेल के लिए, एक बिरादरी के लिए कितना था, कांस्टेंट था। इसका हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके देख सकते हैं, या ये समझ लें कि कब कौन सी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कम है तो हम कौन से क्रम में लगाना बेटर समझेंगे, है ना। अपने पास ऑप्शन दो है, श्रेणी और समांतर। ठीक है, चलो समझते हैं। अब यहाँ पे दो केस हैं, कौन कौन से, एक तो एन आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, और एक बार कैपिटल आर ग्रेटर है एन आर से। ठीक, इसे इरेज करते हैं। अब समझते हैं इसकी स्थितियां, फार्मूला अपना यही था। ठीक, अब कुछ स्थितियां हैं, पहले पॉइंट की समझो। हमने कहा एन आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, एन आर ग्रेटर है यानी ये वाली वैल्यू आर से बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर एन आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ज्यादा बड़ी है, या ये कह ले, साफ साफ लिखा है, आंतरिक कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, कुल आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसका हम आर को छोड़ सकते हैं, आर को नगण्य मान सकते हैं। देन जो करंट लिखी जाएगी, क्या वो ये लिखी जाएगी, एन ई अपान एन आर, क्योंकि इस कैपिटल आर को तो हमने छोड़ दिया नगण्य मान करके। ध्यान से देखो बाबू, तो एन से एन मर जाएगा, तो जो करंट आएगी वो ये आएगी, ई अपान आर। अब तुम ध्यान से देखो, इस समय जो करंट आपको दिख रहा होगा वो तो एक सेल का करंट है। अरे अगर सभी सेलों को मिटाएं और आपसे फिर यहाँ की करंट पूछे कितनी है, तो आप बोला इस समय क्या लिखोगे, ई अपान आर ही तो लिखोगे, ई अपान आर। और हमने फिर इतने सारे सेल जो लगा रखे हैं एन टाइम तक, कोई फायदा नहीं मिला, क्या कोई फायदा नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा है तो इन्हें श्रेणी क्रम में कभी नहीं लगाओ। यानी बैटरी बनाते वक्त इन चीजों को याद रखना है, ख्याल रखना है अच्छे से, कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा है तो हमें उसे कौन से क्रम में नहीं लगाना है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि अगर तुमने श्रेणी क्रम में लगा दिया तो बाकी सेल लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, आंसर आएगा एक सेल का। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये तो हो गई पहली स्थिति। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की ओर। और दूसरी स्थिति में बोलो क्या करें, कैपिटल आर को बड़ा मान लो एन आर की तुलना में। किसकी तुलना में, एन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक है। अब बोलो तुम क्या करोगे, इस बार तुम किसे छोड़ोगे, एन आर को। जब एन आर को छोड़ोगे तो एन आर छूट जाएगा, तो जो आंसर लिखा जाएगा क्या वो ये लिखा जाएगा, एन ई अपान आर, एन ई अपान आर। ध्यान से देखो, तो ये बेटर कंडीशन है श्रेणी क्रम में लगाने की, है ना। ये बेटर कंडीशन है कौन से क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, पीछे जब कम था तो घटाया था, तो अब क्या करते हैं कि बाह्य प्रतिरोध को ज्यादा मानते हैं आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, और जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, देन हमें जो करंट मिला तो ई अपान आर एक सेल का करंट है, ई अपान आर एक सेल का करंट है, तो एन से गुणा हो रहा है। इसका मतलब एक सेल से एन टाइम ज्यादा आया, जो करंट आया वो एक सेल का एन टाइम ज्यादा आया। जैसे हमने कहा एक सेल का करंट 2 एम्पियर और सेल लगे हैं 5, सेल लगे हैं 5। अब बताओ करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर। कितना आएगा, 10 एम्पियर। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो ये तो अपने को समझ आ गया कि अगर बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है तो हमें कौन से क्रम में लगाना है, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। और जो पहली वर्स्ट कंडीशन पढ़ाई थी वो एक्चुअल में वो लीगल कहाँ रहेगी, समांतर, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। इस वाले में जो जैसे मान लो कैपिटल आर ज्यादा है तो हमने श्रेणी क्रम में लगा के देखा बेटर कंडीशन है, पर यही जब हम स्थिति समांतर क्रम में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब वो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया सभी को। ठीक,
अब पढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन की ओर, जिसको हमने बोला है पैरेलल। कौन सा? पैरेलल मींस बी कंडीशन, बी पॉइंट है ना, समांतर के लिए। समांतर के लिए हम सभी समझते हैं, क्या सेल को ऐसे लगाना है? 2-3 तो लगा ही लेते हैं यार। ठीक, सेल लगाया, रेजिस्टेंस लगा दी, सेल लगाया, रेजिस्टेंस लगा दी। ये n सेल लगे हुए हैं, ठीक है। जब लिखाया जाता है तो लिखा जाता है कि n सेलें लगी हैं। कितनी सेलें? n सेलें। ठीक, बन गया उल्टा सीधा, है ना। यहां से जोड़ते हैं कुंजी, एक रेजिस्टेंस, एक अमीटर रीडिंग के लिए। ठीक, ये कुंजी बंद है और ये रेजिस्टेंस बाहर सर्किट है, ठीक है। आपको सभी को याद ही होगा, चलो मान ही लेते हैं, ये ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, सभी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जैसा कि पहले भी था। ठीक, चूंकि सभी सेल दो ही पॉइंटों के बीच है, तो आपको याद होगा जब सभी रेजिस्टेंस या सभी जो एक ही पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच होते हैं, तो उनका जो वैद्युत वाहक बल है, टर्मिनल विभवांतर या वोल्टेज जो भी आप कहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। इसका मतलब इनका जो वैद्युत वाहक बल है वो ई है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, टोटल सेल कितने लगे हैं? n सेल हैं, याद रखना। कुल ईएमएफ सर्किट का कितना है? E। अब क्वेश्चन है कुल आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना है ना। पर इस बार तुम ध्यान से देखो, तो इस बार जो आंतरिक प्रतिरोध है वो पैरेलल क्रम में है। कौन से क्रम में है? पैरेलल क्रम में। तो क्यों ना इसे हम सॉल्व कर दें, सॉल्व करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि उस बार श्रेणी क्रम में था तो हमने अच्छे से उड़ा दिया था, पर इस बार ये पैरेलल है तो आप लिखेंगे 1/r + 1/r + 1/r। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को किस ये अक्षर से मान लो, किताब में माना जा रहा Rn, चलो हमने इसी से मान लिया। तो बोलो क्या लिखें? क्या 1/Rn बराबर 1/r। 1/Rn क्यों लिखा? क्योंकि सब आंतरिक, सब पैरेलल लगे हैं, तो 1/r + 1/r + 1/r। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसे सॉल्व कर लो और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। तो ये n टाइम तक है। किस टाइम तक? n टाइम तक। मुझे मान लो Rn की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू? Rn की। तो Rn बराबर बोलो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू पलट जाएगी R/n। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल नहीं सॉरी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? R/n। R/n। पर मुझे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी ना चाहिए, मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो कितना है? तो कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। बोलो क्या लिखेंगे? क्या R/n + कैपिटल R। अगर हम इसे सॉल्व करके देख लें तो ये आ जाएगा R + nr, R + nr और बटे में n। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R/n + कैपिटल R। इसको हमने सॉल्व कर दिया, n की गुणा इसमें मार करके, तो R + nr बटे स्मॉल n आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब मुझे पता है कि करंट कहां से निकालनी है ना। करंट थोड़ा इसे इरेज करते हैं। करंट का फार्मूला मुझे याद है, I = E/R। तो E की वैल्यू तो E है, टोटल रेजिस्टेंस नीचे लिख दो, ये है R + nr और बटे n। तो आप सभी को समझ आ रहा, n ऊपर चला जाएगा। जब n ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे Ne/R + nr। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। अब फिर से यहां से दो कंडीशन, एक बार स्मॉल r ग्रेटर और एक बार कैपिटल R ग्रेटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो पढ़ते हैं। अपने को दो स्थितियां नोट करनी है, ध्यान से देखो। अब कौन सा बेटर रहेगा अपने लिए? फर्स्ट केस, R ग्रेटर है nr से, क्योंकि वो n टाइम है। R ग्रेटर है nr से, इस पर nr छोड़ दो, nr छोड़ दो तो आंसर बोलो करंट का। क्या? Ne/r, Ne/r। क्या ये अपने लिए अच्छी कंडीशन है? बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, ये बेटर कंडीशन है अपने लिए। क्यों बेटर है बोलो? क्योंकि हमें पता है E/R एक सेल का करंट है, E/R एक सेल का करंट है। हमने जोड़ा था n सेल है, तो आंसर भी आया n सेल, n टाइम ज्यादा। इसका मतलब स्मॉल अगर r ज्यादा है तो कौन से क्रम में जोड़ना बेटर है? समांतर। पीछे हमने देखा था स्मॉल r जब ज्यादा था तो आंसर आया था ये E/R, इसका मतलब घटा था, है ना। चलो दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहां से देखो, इस बार nr ग्रेटर है स्मॉल r से, इस बार स्मॉल r छोड़ दो,
आई बोलो क्या लिखेंगे, क्या एन ई अपान एन आर, है ना, एन से एन मरेगा तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, क्या ई अपान आर। ये वर्स्ट कंडीशन है, यानी सेल को जोड़ने का वर्स्ट कंडीशन है, कोई रियल समझो नहीं आया। क्यों? क्योंकि आई बराबर ई अपान आर का मतलब एक सेल का करंट आया, यानी हमने जोड़ी थी एन सेलें। कितनी सेलें? एन सेलें पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, पर आंसर आया ई अपान आर। इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो हो गया एक दूसरे के उल्टा करने पर, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा हो या बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के ज्यादा हो तो कौन सा बेटर रहेगा। तो आप याद कर लो यार अच्छे से, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो तो कौन से क्रम में? समांतर क्रम में बेटर रहेगा, समांतर क्रम में बेटर रहेगा। बट अगर कैपिटल आर ज्यादा हो, मींस बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो, तो कौन से क्रम में बेटर रहेगा? श्रेणी क्रम में। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कौन सी? अगर हम ये कहें कि दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, मींस इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रॉक्स है कैपिटल रेजिस्टेंस की, तो बताओ कौन से क्रम में लगाना ठीक होगा। तो उसके लिए एक और क्रम आता था, सी नंबर डाल के पढ़ते हैं उसे, मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम? मिश्रित। तो 2024 बोर्ड के लिए ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और क्लासें अब ज्यादातर आपको रेगुलर ही देखने को मिलेंगी, बस ऐसा डिले हो जाएगा कुछ कारण मत, जैसे लाइट नहीं आएगी या गर्मी आज से भी ज्यादा पड़ेगी। हालांकि आज भी कम नहीं है, बहुत ठीक ठाक गर्मी है, लेवल पर एकदम, है ना, पर इससे भी ज्यादा होगी तो क्लास नहीं आ पाया करेगी। बट आप टेंशन ना लो, जैसे ही एक मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने की बात है, जैसे ही 1.5 महीने गुजरते हैं, जब ठंडी की ओर तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भयंकर क्लासें मिलेंगी 1-2 तक, है ना। और जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी वेट करें थोड़ा सा, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि बोर्ड पर कुछ डायग्राम वगैरह बना करके आपका टाइम वेस्ट करें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह देखने के चक्कर में पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट जब ईयर का मतलब ये इस 2023 का जब लास्ट महीना वगैरह आएगा, नवंबर दिसंबर, उस टाइम तक हम शायद खरीदने की पूरी कोशिश में रहेंगे। बात अब चल रही है, बस पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, खरीद करके फिर हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, ताकि वहां पर हम जो डायग्राम वगैरह होंगे वो 3D में दिखा करके आपको समझा सकेंगे, है ना। क्योंकि वहां पर कोई डेरिवेशन तो है नहीं, हम आपको करके दिखा देंगे, तो हम कितना आपको समझा पाएंगे बना करके डायग्राम। तो बना करके उतना बेटर बन भी नहीं पाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, फिर आपकी कोचिंग और यहाँ से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा वेट करें, टेंशन ना लें। कुछ जो मेन चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, इनको हम आराम से आपको एक लाइट बोर्ड पे दिखाना चाहते हैं, है ना। इसलिए हम उस पर कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहिए मजे के साथ, और बायो को हम 2 महीने लास्ट में देंगे, फरवरी में पेपर होंगे यार, तो दिसंबर फिर जनवरी भर में ही सब कंप्लीट करा देंगे। उसमें कौन सा मुझे लिखाना है, मुझे तो चीजें दिखा करके सिर्फ बतानी है आपको, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और भी अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए यार, है ना। और पसंद है तो लाइक और कमेंट भी मार दिया करो यार, उसमें कौन सा आपका कुछ जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।